सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लो थ्रू पाइप से। तो ये जो फ्लो थ्रू पाइप्स है, ये हमारा जो मॉड्यूल चल रहा है फ्लूइड डायनेमिक्स, उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम ये पढ़ने वाले क्यों हैं, फ्लो थ्रू पाइप से हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो जिस तरीके से नाम सजेस्ट कर रहा है फ्लो थ्रू पाइप्स, वी आर स्टडिंग फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ पाइप। ठीक है, तो ये जो फ्लो जो हम स्टडी करने वाले हैं, तो जैसे कि पता चल रहा है कि ये फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट है, ये फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट है, क्योंकि इस बार हम फ्लूइड को स्टडी कर रहे हैं जो कि हमारा ऑलरेडी मोशन में है। तो जो एक सीक्वेंस फॉलो होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स पहले पढ़ते हैं एंड देन फ्लूइड काइनेमेटिक्स, एंड देन हम पहुंचते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स पे। तो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हम बात कर रहे होते हैं सारे फोर्सेस जो कि फ्लूइड में प्रेजेंट हैं। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वी आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनीथिंग लाइक दैट। अब हम बात करना चाहते हैं कि उसके फोर्सेस भी उसके पीछे कौन से काम कर रहे हैं एंड किस तरीके से, कॉज क्या है। मतलब सिर्फ वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गया, सिर्फ उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ये आ क्यों रहा है उसके रीज़न पे भी हम एम्फेसाइज करते हैं। तो इस वजह से हम पढ़ने वाले हैं फ्लो थ्रू पाइप्स। अब फ्लो थ्रू पाइप्स को स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं एक पाइप की बेसिक डेफिनेशन पे। तो आप सोच रहे होगे बचपन से इतना सारे पाइप्स देखते आ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन पे हमें क्या बात करनी है, क्यों पढ़ रहे हैं ये, इसकी डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं। तो ऐसे तो हमें इसकी कोई नीड नहीं है सच पढ़ने की, बट जैसे कि हम डिफ़ाइन कर रहे हैं पाइप को हमारे फ्लूइड डायनेमिक्स में, हम बोलें तो हमारे फ्लूइड में डिफ़ाइन करने वाले हैं, तो उसका मतलब ये हम पाइप को ऐसा मान के चलेंगे, इट इज़ अ क्लोज्ड सर्कुलर सेक्शन विच इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग फ्लूइड्स अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर फ्लूइड फ्लो जो हो रहा होता है अंडर प्रेशर, वो किस में फ्लो हो रहा होता है, पाइप्स में। एंड यहाँ एक कंडीशन है, अब जनरली हम जो नॉर्मल पाइप देखते हैं हमारे हाउस होल्ड में जो यूज़ हो रहे होते हैं, अब क्या उसमें से कम पानी आ रहा हो, पानी बहुत कम आ रहा है और बहुत पतला सा उसका फ्लो है, क्या हम ऐसे कह देंगे वो पाइप नहीं है। बट जैसे कि हम स्टडी यहाँ करने वाले हैं फ्लो थ्रू पाइप्स में, तो कुछ अजम्पशंस के साथ हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि फिर हमें डेरिवेशंस करना, सारा कुछ करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं, फ्लूइड कंप्लीटली फिल्स द क्रॉस सेक्शन एंड देयर इज़ नो फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड। हम पाइप को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द फ्लो इन अ पाइप इज टर्म्ड पाइप फ्लो ओनली व्हेन द फ्लूइड कंप्लीटली फिल्स द क्रॉस सेक्शन एंड देयर इज नो फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की कोई फ्री सरफेस नहीं होनी चाहिए, मतलब जो पाइप होना चाहिए वो फुल रनिंग होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कैविटी, एनी एम्प्टी सेक्शन, पूरा फुल रनिंग पाइप होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पाइप की डेफिनेशन। अब बात करते हैं आगे की। द पाइप रनिंग पार्शियली फुल, इन सच अ केस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट इनसाइड द पाइप, देन इट बिहेव्स लाइक एन ओपन चैनल। अगर पाइप पार्शियली फुल चल रहा है, मतलब पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है, पार्शियली फुल है, तो इट बिहेव्स लाइक एन ओपन चैनल, जिसकी स्टडी अभी हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। एंड ये ओपन चैनल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लो थ्रू पाइप तक ही हम लिमिटेड रहते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। सो ये तो हमने पाइप को डिफाइन किया। अब बात आती है लॉस ऑफ एनर्जी इन पाइप्स। लॉस ऑफ एनर्जी या हेड बोले, क्योंकि बेसिकली हमने जैसे बर्नौली हमारी डिफाइन करी थी, बर्नौली को हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन का है, बट हम जैसे इंजीनियरिंग में आके जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो हेड के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हेड के टर्म्स में डिफाइन की गई है, तो कह सकते हैं कि अब हम फ्लूइड्स में या फ्लो थ्रू पाइप्स में पढ़ने वाले हैं, जो लॉस हो रहा है एनर्जी का, या मैं हेड बोलूँ बात बराबर है। हेड क्या होता है वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, व्हेन वाटर फ्लोज इन अ पाइप इट एक्सपीरियंसेस सम रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन। जब वाटर फ्लो हो रहा होता है किसी भी पाइप में, तो एक रेजिस्टेंस वो
एक्सपीरियंस करता है टू इट्स मोशन, कि अब वो रेजिस्टेंस किस तरीके का हो सकता है वो आगे अभी उसको इन डेप्थ में भी हम बात करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, इसकी वेलोसिटी एंड अल्टीमेटली द हेड ऑफ वाटर अवेलेबल इज रिड्यूस्ड। तो जो उसकी वेलोसिटी होती है और हेड अवेलेबल होता है वो कम हो जाता है। और ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है ना, इसको हमने, या हेड लॉस है जो, इसको हमने क्लासीफाई किया है दो लॉसेज में। फर्स्ट है हमारे मेजर लॉसेज। मेजर लॉसेज बोले तो इनका इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा है, ये मेजर लॉसेज हैं। और फिर होता है हमारा माइनर लॉसेज, कि हाँ इनकी वजह से भी लॉस हो रहा है बट इनका इफेक्ट थोड़ा कम है। तो ये हो गए हमारे मेजर लॉसेज और ये हो गए हमारे माइनर लॉसेज। अब मेजर में सबसे बड़ा जो विलेन है, अगर हम बोलें फ्लूइड फ्लो को हम, अगर हम एक मूवी माने या एक हीरो माने, तो हमारा सबसे बड़ा जो विलेन है जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है उसे, वो है फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन तो सबसे पहली बार हमारी लाइफ में एंटर करता है 6th-7th क्लास में। थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ, वैसे तो हम फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं हमारे बचपन से। और अब ये हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड में, कि फ्लूइड में किस तरीके से एक्ट कर रहा है, किस तरीके से ये चेंजेस कर रहा है। और हम पढ़ेंगे माइनर एनर्जी लॉसेज, जिसमें सडन एनलार्जमेंट ऑफ पाइप, सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप, बैंड ऑफ पाइप, ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप एंड पाइप फिटिंग्स। तो ये होते हैं माइनर लॉसेज, कि इनका इफेक्ट जो है वो बहुत कम है। बट ये जो फ्रिक्शन है ये मेन विलेन है और इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो मेनली इसी पे कंसंट्रेटेड होगा, कि हम फ्रिक्शन और फ्लो थ्रू पाइप में जो रेजिस्टेंस कॉज हो रहा है इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ये जो भी नोट्स हैं ये आपको एग्जैक्टली पूरे ढंग से बनवाए जाएंगे, इसमें राइटिंग पर नहीं जाना। राइटिंग थोड़ी सी डर्टी लिखी हुई है यहाँ पर, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा डर्टी है, तो उस पर नहीं जाएंगे। हम बेसिकली कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो पहले फ्लूइड को डिफाइन किया हुआ है, जिसका हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब बात आती है फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्रिएट क्यों हो रहा है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है फ्लूइड फ्लोइंग में वो क्यों कॉज हो रहा है। सबसे पहले तो विस्कस रेजिस्टेंस है। अभी विस्कस रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, ये वो रेजिस्टेंस है जो हमने पढ़ा था हमारे विस्कोसिटी में, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया था, कि ये जो फ्लूइड की लेयर्स हैं, तो ये लेयर्स आपस में मूव करने में जो रेजिस्टेंस महसूस करेंगी, ये लेयर्स आपस में मूव करने में एक दूसरे को जो रोकेंगी, जो इनके बीच में रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं विस्कस रेजिस्टेंस, जो कि बेसिकली विस्कोसिटी के कारण होता है। तो ये तो हो गया विस्कस रेजिस्टेंस। दूसरा होगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। दूसरा हमारा होने वाला है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ये किस किस में होगा, बिटवीन द फ्लूइड एंड पाइप बाउंड्री। बिटवीन द फ्लूइड एंड पाइप बाउंड्री जो होने वाला है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होने वाला है। विस्कस रेजिस्टेंस था बिटवीन इंटरनल लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, और तीसरा हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, कि तीसरा हमारा बेसिकली रेजिस्टेंस नहीं है, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण क्या होता है ना, हमारा हेड और एनर्जी लॉसेस हो रहे होते हैं। ये मेजर फैक्टर्स होते हैं, हेड और एनर्जी लॉसेस हो रहे होते हैं, इन पर ही हमें बात करनी है। तो बेसिकली ये दो रेजिस्टेंस हैं जो क्रिएट हो रहे होते हैं, जिसमें से हम अपनी स्टडी आज के लिए सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पे। हम बात करने वाले हैं सिर्फ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम बात करने वाले हैं सिर्फ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की। लेट मी इरेज ऑल दिस। ठीक है, the resistance to the flow of the fluid in general is known as frictional resistance. To overcome this, the pressure of fluid is decreases gradually. मैं साथ में रीड भी करता जा रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो, क्योंकि मेरी राइटिंग माशाअल्लाह है। To overcome this, the pressure of fluid is decreases gradually, because of which a negative pressure gradient del P by del X is negative in the direction of flow is created.
तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर है तो एक उसको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। अरे भाई हेड डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो अगर हम मान के चल रहे हैं एक यूनिफॉर्म पाइप है हमारा, तो हमारा प्रेशर है ना जो वो कम होता जा रहा है। इस पर हम बात अपने लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो जो डेल पी बाय डेल एक्स होता है वो नेगेटिव होता है। दैट मीन्स डेल पी बाय डेल एक्स कुछ भी हो सकता है बट नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं प्रेशर कम हो रहा है। और यही तो बेसिक डिफाइन करता है किसी फ्लो को, क्योंकि यही तो हमारे संसार का नियम है, या कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ है कि फ्लो ही तब होगा जब हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जा रहे होंगे, या हाई हेड टू लो हेड, या यहाँ पर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहे हैं, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। बाकी भी टर्म्स में चेंज हो सकता है बट यहाँ हम कंसंट्रेट कर रहे हैं प्रेशर के इफेक्ट को। तो डेल पी बाय डेल एक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अगर वो एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये तो फ्लो को डिफाइन करता है। और ये जो डेल पी बाय डेल एक्स है इसको कौन बोल सकते हैं, इसका कॉज कौन है या कौन नलिफाई कर रहा है, वो है हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो P1 माइनस P2 जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हम किसी पाइप फ्लो की बात करें तो यहाँ प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर जो होगा वो कम होगा। अगर ये यूनिफॉर्म पाइप है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है और एक कांस्टेंट हाइट पे है, तो सिर्फ प्रेशर ही होगा ना जो रिस्पॉन्सिबल होगा हेड्स के लिए, जो कि आप बर्नौली में पढ़ते भी हैं। तो P1 माइनस P2 हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब डेल पी बाय डेल एक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि फाइनल प्रेशर कम हो गया विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जैसे आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हुई कि किन किन रेजिस्टेंस की हम बात करने वाले हैं। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पे हमारी स्टडी आज की पूरी अलाइन होने वाली है, तो ये तो हमने वहाँ की बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डार्सी विशबैक। ये डार्सी विशबैक जो हुए, इन्होंने एक इक्वेशन दी, और जो इक्वेशन फ्लो थ्रू पाइप्स की पूरी जान है। ये जो इक्वेशन होने वाली है हमारी, ये फ्लो थ्रू पाइप्स की जान है, क्योंकि इस इक्वेशन को आपको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। इस इक्वेशन से, इस अकेली इक्वेशन से बहुत बार वेदर इट इज़ गेट और इट इज़ IAS, मैकेनिकल एज ऑप्शनल, और इट इज़ IES, और इट इज़ स्टेट PCS, भर भर के सवाल देते हैं। स्टेट PCS नहीं, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जिसमें इंजीनियरिंग आती है, जैसे UPPCL हो गया, या आपके और भी सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, या जो भी अपना अलग से एग्ज़ाम्स करवाते हैं PSUs। तो इस इक्वेशन पे ना आपको इन सभी में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप फ्लूइड करके जा रहे हो उस पर आपको क्वेश्चन ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो कह देना आप सर झूठ बोल रहे हो, तो ये हमेशा ही होता है। तो अब डार्सी विशबैक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं इसकी प्रूविंग पे, कि ये डार्सी विशबैक इक्वेशन जो है वो आई कैसे और उसका बेसिक्स क्या है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डार्सी विशबैक इक्वेशन। तो हम अज्यूम करने वाले हैं एक पाइप फ्लो, ठीक है, हमने एक पाइप फ्लो अज्यूम कर लिया, और उसके 2 पॉइंट्स पे स्टडी करने वाले हैं। ये पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। यहाँ पर जो पाइप फ्लो हो रहा है, प्रेशर P1 है, ऐसा माना है कि यूनिफॉर्म पाइप है। यूनिफॉर्म पाइप का मतलब होता है कांस्टेंट एरिया थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। तो P1A का यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। अरे फोर्स क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू, हमारा प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, और यहाँ पर कितना लग रहा है, P2A। यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो P2A लग रहा है इनवर्ड्स। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, तो जो अभी हमने बात करी थी, जो चेंज इन प्रेशर हो रहा होगा ना, वो किसके रीजन की वजह से हो रहा होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से, जो उसका फैक्टर है जो उसको मेंटेन करवा रहा है। तो ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसका डायरेक्शन यहाँ बना लेते हैं F। क्यों, क्योंकि हम मान रहे हैं पाइप फ्लो यहाँ हो रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है पाइप की, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी, और ये है F, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। एरिया हम मान के चल रहे हैं π/4 d²।
ये तो कुछ नोन चीज़ें हैं। कैपिटल एफ को हमने डिफाइन किया है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द फ्लो। अपोजिट टू द फ्लो क्यों है, ये बात समझ में आ रही है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द फ्लो। एच एफ क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। एच एफ है आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ये एच एफ टर्म कहाँ इंक्लूड होने वाला है, जो हमने बर्नौली पढ़ी थी, तो वो हम आइडियल कंडीशन में पढ़ते हैं। हाँ भाई, पी वन बाई रो जी वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू बाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू, बस इतना पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई कांस्टेंट होती है। बट एक्चुअल में हम एक मॉडिफाइड बर्नौली भी पढ़ते हैं, जो कि प्रैक्टिकल कंडीशंस में लग रही होती है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पी वन बाई रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू बाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू प्लस एच एफ। वॉट इज दिस एच एफ, ये एच एफ होता है, ये एच एफ होता है फ्रिक्शन हेड। फ्रिक्शन हेड होता है ये जो फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो इसे आप फ्रिक्शनल लॉस हेड बोल सकते हो, फ्रिक्शन हेड बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट ये सिग्निफाई करता है कि ये लॉस हो रहा है। ठीक है, फ्लो में जो लॉस हो रहा है, जो दोनों साइड हेड में डिफरेंस है ना, वो इसकी वजह से होता है। तो ये प्रैक्टिकल कंडीशन में बर्नौली इस तरीके से डिफाइन होती है। एक बार फिर से लिख देता हूँ, पी वन बाई रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन। ठीक है, ये तो हो गया लेफ्ट साइड का, इज इक्वल टू पी टू बाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू प्लस एच एफ। तो ये है आपका फ्रिक्शनल हेड लॉस। और ये सारे टर्म्स याद रखना, मीटर में हम शो करते हैं, इन सारे टर्म्स की यूनिट मीटर होती है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल हेड लॉस हो गया। अब हम स्टडी करने वाले हमारे पाइप के अकॉर्डिंग। तो देखो, पाइप हमने क्या मान के चले हैं, यूनिफॉर्म है। और याद रखना, यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब होता है कि एरिया थ्रू आउट ना कांस्टेंट रहने वाला है। अब अगर एरिया कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी वही रहेगी, क्योंकि हम वेलोसिटी हमारी चेंज कब होती है, हमने कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल पढ़ा था, दैट वो क्या होता है, a1v1 इज इक्वल टू a2v2। ठीक है, अब जब आपके एरिया ही चेंज नहीं हो रहा है तो v1 इज इक्वल टू v2 हो गया ना। तो अगर v1 v2 बराबर होने वाले हैं तो ये टर्म्स तो बहुत प्यार से आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब हम ये भी मान के चल रहे हैं, मतलब एक तरीके से हमारा अजम्पशन ही है कि वो हॉरिजॉन्टल पाइप है, और अगर कोई हॉरिजॉन्टल पाइप आपके सामने रखा है तो उसकी डेटम लाइन आप मान लो ग्राउंड लेवल से हाइट जो होगी वो तो इस साइड भी यही होगी और इस साइड भी यही होगी, इफ इट इज अ हॉरिजॉन्टल पाइप। ठीक है, तो Z1 और Z2 तो कट जाएंगे। आपका बचा बस P1 बाई रो जी इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस एच एफ। तो सिंपली अगर आप देखो तो एच एफ की वैल्यू निकल के आ रही है P1 माइनस P2 बाई रो जी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी के लिए इसको मार्क कर लो और इसको नंबर 1 दे दो, मेंशन कर दो नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। एच एफ इज इक्वल टू P1 माइनस P2 बाई रो जी। ये टर्म्स हम बहुत बार जब स्टडी कर रहे होते हैं वेंचुरी मीटर और उसमें ही पढ़ते हैं, क्योंकि एक तरीके से डिफरेंशियल लॉस होता है कि मतलब हेड लॉस कितना हो रहा है। तो हमने जो कंडीशन मान के चली उनका ध्यान रखना, यूनिफॉर्म पाइप फ्लो माना है और साथ में एक डेटम लाइन से मतलब हॉरिजॉन्टल पाइप माना है, तो कांस्टेंट वो थी, इस वजह से टर्म्स कटे हैं। कटे क्यों है पता होना चाहिए, ये डेरिवेशन वर्थ 5 मार्क्स आ जाती है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। ठीक है, तो एच एफ इज इक्वल टू आपके पास हो गया P1 माइनस P2 बाई रो जी। तो यहाँ तक एक बार सब कुछ देख लो, और यहाँ लेफ्ट में लिखा हुआ भी है वो भी समझ लो, और राइट में जो लिखा है डेरिवेशन समझाने की कोशिश करी है इसको भी समझ लो। और कोई भी दिक्कत हो तो आप डाउट्स अपने लिख कर रख सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप इतना देख लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं यहाँ से इरेज करता हूँ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या इरेज क्यों करना है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, P1 माइनस P2 बाई रो जी इज इक्वल टू आपका क्या है एच एफ। और ये जो रो जी टर्म है ना, याद होगा हमने एक डिफाइन करी थी स्पेसिफिक ग्रेविटी, या हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं, स्पेसिफिक वेट डिफाइन किया था। एक होता है हमारा स्पेसिफिक मास, एक होता है हमारा स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, बेसिकली स्पेसिफिक मास हम बोलते हैं डेंसिटी को, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, और जो स्पेसिफिक वेट होता है गामा, वो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वो एक्चुअली आ जाता है रो जी के बराबर। ठीक है, और यहाँ हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, हम गामा साइन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली छोटा सा W यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेट डेंसिटी
बोल दूं या स्पेसिफिक वेट बोल दूं, बात बराबर है, स्पेसिफिक वेट। तो कंफ्यूज मत होना, गामा से शो नहीं कर रहे हैं, छोटे डब्ल्यू से ही शो कर रहे हैं, तो इसको हम डब्ल्यू लिख देंगे। तो सिंपली हमारा आ गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू WHF। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे उसको 1 मार्क कर देना चाहे इसको 1 मार्क कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्वेशन में ये यूज़ होगी अभी डेरिवेशन में आगे, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, इसको कुछ ना कुछ नंबरिंग जरूर दे देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू WHF। अब जब हम आगे पढ़े तो अभी हमने क्या किया था, बर्नौली लगाई थी, बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था। और ये चीज़ तो हम अपने 11 12 +1 +2 से बहुत बार देखते आ रहे हैं कि बहुत सारी जो मैकेनिक्स में हमारे फिजिक्स में इक्वेशंस होती हैं या डेरिवेशन होती है ना, वो प्रूव होती हैं किस तरीके से, कि पहले हम करते हैं एनर्जी बैलेंस और फिर हम करते हैं फोर्स बैलेंस। तो हाँ, बिल्कुल यही करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे फोर्स बैलेंस पे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बैलेंसिंग फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं हमारा जो फ्लो हो रहा है पाइप में वो सिर्फ एक डायरेक्शन में है। ठीक है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने ये जो नंबर 1 माना था, ये नंबर 2 माना था, यहाँ लग रहा था जो फोर्स हमारा वो था P1A, यहाँ जो लग रहा था वो था P2A, ए तो बदलेगा नहीं, और एक ऑपोजिट में लग रहा था फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, आपकी इक्वेशन क्या बनी, अगर हम इक्विलिब्रियम लगाएं एक्स डायरेक्शन में, तो P1 माइनस P2 इंटू ए। ठीक है, ये तो हो गया फोर्स जो कि इस तरफ लग रहा है, ऑब्वियसली इसको ज़्यादा माना है तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो प्रीडोमिनेंट होगा। तो ये वाला जो फोर्स है ड्यू टू प्रेशर जो है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू प्रेशर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं। स्टिल कोई भी डाउट रहता है तो झिझकना नहीं है और पूछ लेना है। P1 माइनस P2A माइनस ये हो गया इस डायरेक्शन में, और इसको अपोज करने के लिए ये जो टिप है ना, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है एक फोर्स, तो वो फोर्स कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू एरिया। तो हम इसको डिफाइन करने वाले हैं हमारा कैपिटल एफ से, तो ये क्या बनने वाला है, एफ इंटू ए, ये मान लो फ्रिक्शनल फोर्स है पूरा, इंटू एरिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक मिनट, यहाँ एरिया मैंने क्यों लिख दिया, जब बात ही हम फोर्स की कर रहे हैं तो ये तो फोर्स है, बस यहाँ हमें माइनस एफ लिखना है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बात निकल के आ रही है, दैट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया। तो ये देखो, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वहाँ इक्वेशन नंबर 1 पड़ी थी, अगर आप वो ये मान रहे हो, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 और 2। अब हम इन दोनों को इक्वेट करने वाले हैं और कुछ रिलेशन से देखने वाले हैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो ज़रा। तो जब इक्वेट करोगे तो आपको पता चलेगा दैट एच एफ इज इक्वल टू, मैंने बस 1 और 2 को इक्वेट कर रहा हूँ, लिख लेना इक्वेटिंग 1 और 2। तो पता चल रहा है कि एच एफ इज इक्वल टू क्या आने वाला है आपका, एफ अपॉन ए डब्लू। इसको मैं डब्लू बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक वेट है, याद रखना ये, इसको हम डब्लू से चलो बार बार बोल रहे हैं, कभी कभी मुंह से ओमेगा निकल जाता है बिकॉज आदत होती है से ओमेगा बोलने की, बट याद रखना यहाँ ये स्पेसिफिक वेट है, यह आपकी वेट डेंसिटी है। तो एफ अपॉन ए डब्लू आ गया। ठीक है, अब कैपिटल एफ को कैसे डिफाइन किया है वो यहाँ गिवन है, यहाँ से देख लो। कैपिटल एफ है आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, ये तो हमने बात करी थी, तभी तो माइनस किया था कि प्रेशर ड्यू टू फोर्स ड्यू टू प्रेशर, जो एरिया मल्टीप्लाई करके निकाला, और साथ में उसको अपोज कौन सा कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, और ये एफ डैश का यहाँ डिफाइन होने वाला है। एफ डैश बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डेरिवेशन का मोस्ट क्रूशियल पार्ट है, ध्यान से देखेंगे, इसकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है कि आगे हम क्या करने वाले हैं। एफ डैश है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया एंड पर यूनिट द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पाइप। अब आप सोच में पड़ गए कि भाई एक टर्म छोटा सा है एफ डैश, ऐसे कौन डिफाइन करता है भाई, बट इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है और इसका एक सिग्निफिकेंस है, तो ज़रा उस पर बात करते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब तक मैं इरेज करता हूँ,
तो ये जो हमारे पास होने वाला है, ये जो आपका एफ डैश है, उसको हमने डिफाइन किया है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ध्यान से देखना, पर यूनिट एरिया। और कौन सा एरिया? वेटेड। छोटे छोटे टर्म का भी ना अपना एक सिग्निफिकेंस है। वेटेड एरिया मतलब जितना एरिया वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, या उसको हिंदी में बोल रहे हैं तो जितना एरिया हमारा गीला होने वाला है, तो ये है वो एरिया, वेटेड एरिया। ठीक है, और साथ में क्या आने वाला है? पर यूनिट स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द पाइप। तो पर यूनिट स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द पाइप, पर यूनिट स्क्वायर वेलोसिटी। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि जो एफ डैश है वो ये बनने वाला है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये टर्म अगर इस तरीके से डिफाइन है तो आपको क्या निकालना है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स देखना है। तो अगर फोर्स देखना है तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू स्क्वायर वेलोसिटी थी। तो अब आपको तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स निकालना है ना, तो क्या करो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा न्यूटन में फोर्स का टर्म बन जाएगा। सो दिस विल बिकम एफ डैश इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर। और ये एरिया कौन सा है? वेटेड। बार बार इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसको मेंशन कर रहा हूँ। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि अभी जब हम एरिया रखेंगे ना, तब मैं पूछूंगा कि हम एरिया ये वाला क्यों ले रहे हैं, ये वाला क्यों नहीं ले रहे हैं। सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज ये बहुत काम आएगी। तो जो एफ आ गया आपका, वो आ गया एफ डैश इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, और ए तो एरिया आपको वेटेड वाला पता ही चल गया। अब क्या होगा? अब हम वेटेड एरिया की वैल्यू रखने वाले हैं। तो खुद बताओ, अगर एक सिलेंड्रिकल पाइप है, क्योंकि हम सर्कुलर पाइप सिलेंड्रिकल पाइप ही डिस्कस करते हैं, ये मान के चल रहे हैं कि उसका शेप सिलेंड्रिकल है, बट आप देखो अगर आप उसको फ्रंट व्यू से देख रहे हो उस पाइप को, तो आपको ऑब्वियसली वो सर्कुलर दिखेगा ना, इसलिए बोल देते हैं। तो अब इस पर हम बात कर रहे हैं, तो मान के चलो इसमें ये फ्लो हो रहा है, तो इसका वेटेड एरिया कौन सा हुआ? ठीक है, अभी वेटेड एरिया आ गया, तो क्या पाई बाय 4 डी स्क्वायर यूज कर दोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर पाई बाय 4 डी स्क्वायर आप यूज कर रहे हो, सो यू हैव टेकन दैट एरिया, वो जो सर्कुलर दिख रहा होता है फ्रंट व्यू से। अरे भाई, वो एरिया तो खुद ही एक हॉलो है, वो तो ना गीला हो रहा है। जो वेट हो रहा है एरिया, वो है हमारा ये वाला एरिया, सिलेंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया उसे बोल सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया लिखने का एक बहुत अच्छा सा तरीका होता है। कैसे लिखते हैं? कि भाई लेंथ इंटू एरिया कर दो, तो एरिया लिख लो क्या? अगर आप एरिया देखो कि इसको मान लो, ये जो कर्व्ड सरफेस, अब मैं एरिया लिखना सिखा रहा हूँ, बहुत छोटी चीज़ है, बट फिर भी मैं कैसे याद रखता हूँ या किस तरीके से आप हमेशा याद रख सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया होता है, मान लो इसको हमने खोल दिया, तो पाई डी तो इसका डायमीटर है। ठीक है, तो पाई डी तो जब इसको आप ओपन कर दोगे तो ये उसका पूरा बन जाएगा आपका लेंथ। ठीक है, तो पाई डी, और पाई डी इंटू कर दो एल। क्यों? क्योंकि ये पाई डी है और एल लेंथ तक है। ठीक है, ये पूरा जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर, या बेसिकली पाई डी, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ से, तो ये आपका पूरा एरिया बन गया। 2 डायमेंशन आ गया ना, मीटर स्क्वायर, तो एरिया बन गया। तो ये है वेटेड एरिया, या इसको हम बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। तो ये वैल्यू यहाँ डलेगी, तो एफ आपका बनने वाला है, एक्सक्यूज मी, एफ आपका बनने वाला है एफ डैश इंटू पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, ये आपका बन गया है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो जो ये इक्वेशन आ रही थी ना हमारी, एच एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन ए स्पेसिफिक वेट डब्लू, ये जो इक्वेशन आई थी, इसको हम थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं। ये जो इक्वेशन आई थी, इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं, क्योंकि अब हम इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सारा कुछ क्लियर कर लो, इंश्योर कर लो कुछ गलती ना हो, कुछ आपको ऐसा पार्ट ना हो जो कि क्लिक कर रहा हो समझ ना आया हो। ऐसा है तो उसको नोट सा कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब हमने उसको उस इक्वेशन में वैल्यू रखी, तो एच एफ इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं, एफ अपॉन ए डब्ल्यू, और हमने सीधे सीधे एफ की वैल्यू रख दी, दैट विल बिकम एफ डैश इंटू पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए एंड दिस डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ कल्ला कल्ला टर्म मैं आपको समझा देता हूँ, बट इसको याद रखना। वी है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, डी डायमीटर है पाइप का, डी आपका पाइप का डायमीटर है,
एल पाइप की लेंथ है, ए पाइप का एरिया है, दिस इज योर स्पेसिफिक वेट, और यू कैन से दिस इज वेट डेंसिटी। दोनों टर्म्स याद रखना इसके। एंड एफ डैश है वही टर्म जो गंदा टर्म डिफाइन किया था, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये टर्म बना के हमारा एच एफ का इतना बन गया। ठीक है, अब ये हमारा एरिया है, सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जैसे बात करें पाइप के पैरामीटर की, तो जैसे अभी मैंने बताया था, मैंने प्रूव ही इस तरीके से किया था। अगर सर्कुलर पाइप है तो उसका पैरामीटर क्या होता है, पाई डी। तो अगर हम उसको पाइप का पैरामीटर जो है वो पाई डी मान लें, तो एक टर्म डिफाइन होता है क्या, एम, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, या बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस। और ये टर्म अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज वो इसरो हो, चाहे बार्क हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ईएससी वाले हों, तो बहुत बार उन्होंने इस छोटू से एम टर्म पे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब पूरा इतना सारा कोई पढ़ के गया, बट उसने छोटा सा ये टर्म है जो एम, इस पर फोकस नहीं किया, तो वहाँ पर वो मार्क्स लूज कर सकता है। तो हम तो पूरी कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करेंगे, तो ये जो एम आएगा ये आ जाएगा ए बाय पी। ठीक है, अब एरिया जो है आपका, वो एरिया हम यहाँ पर रखने वाले हैं, और साथ में हम अपना पैरामीटर रखने वाले हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर, याद रखना दो टर्म्स हैं। एक एरिया अभी हमने कंसीडर किया था जब हम एफ डैश के लिए जब यूज़ कर रहे थे, तो एफ डैश इंटू पाई डी एल किया था, वहाँ वो एरिया यूज़ किया था इंटू वी स्क्वायर। एंड जो स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि ये पाइप ले रहे, तो लिख रहे थे P1 इंटू ए है, जो P2 इंटू ए है। भाई ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्योंकि ये जो ए है, आपको ये बात तो पता है ना कि कभी भी प्रेशर एक्ट करता है तो वो हमेशा एरिया के नॉर्मल एक्ट करता है। तो वो किस एरिया पे एक्ट करेगा, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे ये कोई अगर बॉडी है तो प्रेशर ये एक्ट करता है, सो इट विल एक्ट ऑन दिस एरिया। तो यहाँ पर तुम्हारा सर्कुलर पाइप है, तो एरिया हमारे पास गोल है, तो ये पाई बाय 4 डी स्क्वायर यूज़ करने वाले हैं। तो दोनों ए में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जब हम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे थे तो हमने एरिया कौन सा यूज़ किया था, वेटेड वाला। यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला इस वाले एरिया में, तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये आपका बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पैरामीटर हो जाएगा पाई डी। देखो डी से डी काट दिया, पाई से पाई काट दिया, तो फॉर सर्कुलर पाइप डी बाय 4 वैल्यू आती है एम की। तो आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस बोलूँ मैं या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलूँ, वो डी बाय 4 आती है फॉर सर्कुलर पाइप। तो आपको एम के टर्म्स में भी ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुत बार खिलवाड़ करते हैं आपका गेट के एग्जाम्स में कि वो एम की वैल्यू ना कुछ अलग सी करवाने के लिए आपको शेप ही कुछ दूसरा दे देते हैं, और सेम ये फॉर्मूला लगवा के आपसे निकलवाना चाहते हैं, एचएफ निकाल दो या कुछ क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व कर दो। तो अगर आपको ये नहीं पता है एम टर्म डिफाइन कैसे हुआ है, तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम जो हमारी डेरिवेशन चलाएंगे वो इसके ओरिएंटेड चलाने वाले हैं। हम एम की वैल्यू डी बाय 4 कंसिडर करके चलेंगे। तो वी आर बेसिकली डूइंग दिस डेरिवेशन फॉर सर्कुलर पाइप, बट इन केस यू गेट एनी डिफरेंट काइंड ऑफ शेप इन एनी क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली उस वक्त एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया एम की वैल्यू पे जो कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। तो हम देखें हमारा एच एफ का फॉर्मूला बन गया एफ डैश, पाई डी को हम पी लिखने वाले हैं, ये जो पाई डी था तो पी इंटू एल वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए। अब ये पी को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये बन जाएगा आपका एफ डैश एल वी स्क्वायर अपॉन डब्लू एम, सॉरी हाँ अपॉन डब्लू एम। क्यों, क्योंकि एम की वैल्यू क्या होती है ए बाई पी, मैं इस पी को नीचे ले आया। बेसिकली इसको मैं यहाँ एक बार और लिख देता हूँ, एफ डैश पी एल वी स्क्वायर, पी यहाँ नहीं लिखेंगे इस बार, एफ डैश एल वी स्क्वायर अपॉन डब्लू ए बाई पी। तो जो ए बाई पी टर्म है ना, इसी को तो हम एम बोल रहे हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या आपका हाइड्रोलिक रेडियस। तो ये देखो ये फॉर्मूला बन गया, एंड दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर एनी शेप। जनरलाइज्ड फॉर्मूला है ये, यहाँ ये फॉर्मूला स्टार मार्क कर लो। ये अगर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है ना आपका इस टॉपिक के लिए, तो वो ये फॉर्मूला आपसे यूज़ करवा लेंगे, बिकॉज वो डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं दे देंगे, हाँ भाई याद करके आ जाओ 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। मोस्टली बच्चों को 90% लोगों को ये रटा होता है, दिमाग में रटा होता है, क्वेश्चन देखा कर दिया सॉल्व।
बट वहीं अगर उन्होंने क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप का शेप दे दिया ना, तो आप वहीं फैल जाओगे कि आप क्या करें। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, जनरलाइज फॉर्मूला है, इसमें हम m की वैल्यू चेंज करेंगे और शेप के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जो कि निकालना बहुत ईजी है। कोई भी आए, जैसे आपके पास अगर क्यूबॉइड दे दिया उन्होंने, या उन्होंने मान लो रेक्टेंगुलर पाइप दे दिया, तो एरिया क्या रखोगे, एल बी, नीचे क्या करोगे 2l + b। तो इस तरीके से आप m निकालोगे एंड देन ये फॉर्मूला लगाओगे। तो याद रखना ये बात, ठीक है। तो इसको अब हम हाँ इतना समझ लेते हैं, एफ डैश ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब क्या हुआ ना, इतना आपने समझ लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो एफ डैश अपॉन डब्ल्यू है ना, हम तो यहाँ m की वैल्यू d/4 रखें क्योंकि हम हमारे सर्कुलर पाइप के लिए पढ़ रहे हैं। याद रखो, अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में, इतना नोट कर लो, फिर मैं हटा देता हूँ। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं ना, f'/w, ये डेरिवेशन का पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब हमने इस तरीके से करा है कि फॉर्मूले को अपना आगे बढ़ाने के लिए, ये डार्सी का एक assumption था। तो f'/w को हम रिप्लेस कर देते हैं f/2g से। तो देखो ये f' था, f' आपका क्या था, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट, वो जो आपने टर्म देखा था वो वाला टर्म था, पर यूनिट सरफेस एरिया और सॉरी पर यूनिट वेटेड एरिया एंड पर यूनिट योर स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। बट यहाँ ये f क्या आ गया, दिस इज योर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये तो बहुत नोन सा टर्म है, अभी तक हमेशा जो म्यू लिखते थे, म्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो मैकेनिक्स में पढ़ते थे। तो यहाँ पर हम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का टर्म ले आए, क्वेश्चन में आपको मोस्टली यही टर्म मिलेगा, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होगा और उससे क्वेश्चन आगे बढ़ाना होगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, f/2g। ठीक है, अब चलते हैं उस फॉर्मूले में अपना आगे बढ़ाते हैं उसको। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ तक पहुँच गया था, दैट योर HF इज इक्वल टू f'(L)v² अपॉन ओमेगा, और m की वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ d/4। ठीक है, मैंने आपको पूरी दो बार बता दिया, तीन बार बता दिया कि m से जनरलाइज रिजल्ट निकाल सकते हैं, बट वी आर फोकसिंग ऑन पाइप फ्लो, दैट्स वाई वी आर टेकिंग d/4। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दी। अब f'/w को आप रिप्लेस कर दो इससे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 4f(L)v² अपॉन 2gd। ये पहुंच गए आप उस फॉर्मूले पे जो फॉर्मूला मुंह जबानी रटा होना चाहिए हर एस्पिरेंट को, वेदर ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर गेट मैकेनिकल, ऑब्वियसली अगर वो पढ़ रहा है, या उसने IAS में ऑप्शनल मैकेनिकल ले रखा है, या फिर वो स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, या फिर वो किसी भी PSU में बैठने वाला है, या फिर वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है। क्योंकि इस फॉर्मूले को छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 4f(L)v²/2gd। यहाँ पर स्मॉल f क्या है, देखो मैंने f'/w को रिप्लेस कर दिया है। सो हेयर योर f इज कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज बेसिकली जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्वेश्चन में आपको क्लियरली डिफाइन करेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, वो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रहे हैं आपको या फ्रिक्शन फैक्टर दे रहे हैं। फ्रिक्शन फैक्टर अभी आगे टर्म आएगा, बताऊंगा, बट यहाँ आपको याद रखना है, अगर आपका स्मॉल f कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो आपका फॉर्मूला डिफाइन होता है 4f(L)² ठीक है, इतना याद रहेगा। तो ये आपका हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस पर आप 7 स्टार्स मार्क कर सकते हो। 7 स्टार्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। 7 स्टार, धोनी का भी नंबर 7 है और रोनाल्डो का भी नंबर 7 है, और मेरा हॉस्टल नंबर भी 7 है। थोड़ी सी कॉमेडी हो गई, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, 4f(L)² ठीक है। तो ये आपका टर्म हो गया HF फ्रिक्शनल हेड लॉस जो आने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये जो टर्म रिप्लेस करके दिखाया इन्होंने, तो HF है आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, यही है आपकी डार्सी विशबैक इक्वेशन, ये आप यहाँ पर प्रूव कर लाए, और ये इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है। बार बार इस बात को ध्यान रखना, दो फॉर्मूले बन के आते हैं, हमें दोनों तरीके से याद रखने हैं। ये आपका डिफाइन है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट के इसमें, तो 4f(L)v²/2gd। अब 4f है ना, जो ये 4f को आप f1 से रिप्लेस भी कर सकते हो। अब ये f1 क्या भला आ गई, ये है फ्रिक्शन फैक्टर। जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं ना, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना, दे विल क्लियरली गिव यू कि वो
फ्रिक्शन फैक्टर की बात कर रहे हैं या वो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन फैक्टर की बात करेंगे तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 4f को f1 से रिप्लेस कर देना है। सो योर फॉर्मूला विल बिकम f1l v² बाय 2gd। ये हो जाएगा फ्रिक्शनल हेड लॉस इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर। याद रखना, बस कुछ नहीं किया, जो 4f वाला टर्म है उसको हमने f1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। f(L)v²/2gd डायरेक्ट ये बोल दो फ्रिक्शन फैक्टर के टर्म में, किसी तरीके से याद रख लो, बट ये रिलेशन याद रखो कि ये क्या एनालॉजी बनती है इन दोनों के बीच में, ये आपको याद होना चाहिए। और ये है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। क्लियरली नीट हैंड राइटिंग में लिखना, ठीक है, मेरी राइटिंग में मत जाना। तो ये है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। तो ये हो गया HF = F1L v²/2gd। मोस्टली देयर इज टर्बुलेंट फ्लो इन एवरी पाइप, एंड हम जो लेमिनार मान रहे होते हैं ना वो सिर्फ इनिशियल कंडीशन में होता है। जैसे कोई भी पाइप फ्लो हो रहा है, हम तो एक तो मान के चल रहे हैं कि पाइप फ्लो जो रनिंग फुल है, तो जैसे जैसे आगे फ्लो होगा तो आप देखोगे यहाँ पर, ये एक्चुअली बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट है तो इसकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, बट बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो लेमिनार फ्लो होता है ना आपका, यहाँ पर होता है बाउंड्री इस तरीके से बन रहा होता है फ्लो आपका, और यहाँ पे जाके इनिशियल टाइम पे ही बस कुछ कहीं लेमिनार फ्लो हो रहा होता है, आगे जाके तो वो टर्बुलेंट होता जाता है। ये जो मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ टर्बुलेंट क्यों आती है, आगे जाके वो टर्बुलेंट होता जाता है क्योंकि बहुत तेज़ हो जाता है फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह का सिग्निफिकेंस आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो बात की बात है। तो बस इतना याद रखो कि ठीक है, लेमिनार होता है इनिशियल कंडीशंस में। तो अजम्पशन के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं, फ्लो थ्रू पाइप हमने भी पढ़ा, ठीक है। अब ये जो HF है ना, याद रखना ये v² के इस तरीके से एनालॉजी में चलता है कि HF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। अब ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसा कह देंगे कि दिस पाइप है, इसमें इतना फ्रिक्शनल हेड लॉस हो रहा था, बताओ हमने वेलोसिटी 2v कर दी तो कितना हो जाएगा। सीधा सीधा दिख रहा है अगर आपको रिलेशन याद है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उन्होंने किसी और फैक्टर में चेंज ना किया हो। अगर नहीं किया है तो सीधे सीधे आप बोल देंगे भाई 4 टाइम्स हो जाएगी, क्वेश्चन खत्म। बट देख लेना किसी और टर्म में, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, इस पाइप में इतना फ्रिक्शनल हेड लॉस हो रहा था, हमने वेलोसिटी डबल कर दी, डायमीटर कर दिया आधा, तो फिर आपको देखना पड़ जाएगा कि आप नया डायमीटर d/2 लोगे, वेलोसिटी में चेंज देखोगे, देन योर HF विल कम डिफरेंट, ठीक है। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, इफ़ योर वेलोसिटी विल इंक्रीज देन योर हेड लॉस विल इंक्रीज, देन योर फ्रिक्शनल हेड लॉस विल इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी फ्रिक्शनल हेड लॉस बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये तो बेसिक हम जो एक किसी भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो उसकी जो स्टडी करते हैं ना, ये तो वही स्टडी है। आप कह दो भाई HF इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही बात है। आप कह दो HF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, मैं कहूँगा हाँ। तो ये तो वो वाले टर्म्स हो गए, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब ये आ गया सुंदर सुंदर तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो ये आप यहाँ पर अपना देख सकते हो कि भाई द लॉस ऑफ, कि भाई इंश्योर कर लो कि ये बंदा इधर से इतना कुछ बोल रहा है कि सही भी बता रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ से इंश्योर कर सकते हो ऑब्वियसली। तो ड्यू टू फ्रिक्शन इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम डार्सी-विशबैक फॉर्मूला विच इज़ गिवन बाय, ये आपका आ गया डेफिनेशन, क्लियरली प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग में लिखा है, इसको आप लिख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने कुछ बात करी है रेनॉल्ड्स नंबर की, मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। रेनॉल्ड्स नंबर हम पढ़ेंगे लेमिनार फ्लो में, और बड़े प्यार से उसके बारे में बात करेंगे। लेमिनार फ्लो में पढ़ेंगे टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या होता है, किसके लिए क्या होता है, बाउंड्री लेयर में भी आएगा। सो दैट वी विल स्टडी इन डेप्थ। अभी आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो ये होता है आपका डार्सी-विशबैक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, डार्सी-विशबैक फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर एक चेज़ीज़ फॉर्मूला भी दिया है फॉर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है ये डिफाइन कर लेते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका डार्सी-विशबैक। ये जो चेज़ीज़ फॉर्मूला है इसका सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये क्वेश्चन इस पर आ जाता है। मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग में आता है, क्योंकि ये जो फ्लूइड हमारा कॉन्सेप्ट है ना, जो फ्लूइड मोशन हम जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ये आपका ओवरलैप्ड है मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में। तो सिविल में क्वेश्चंस आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं इस पर, तो ठीक है देख लेते हैं। P1 - P2 × A इज इक्वल टू F' PLV²। ये टर्म तो हमने डिफाइन किया था, ये उसी टर्म पे चल रहे हैं, आगे चलते जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दोनों साइड
स्पेसिफिक वेट से डिवाइड करा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच एफ आपका क्या बन गया, ये एच एफ इसको कैसे बोल दिया, ये तो हमने ही पढ़ा था ना, P1 माइनस P2 इंटू ए अपॉन ये हमारा एच एफ होता है। तो एच एफ आपका जो बन गया, एक मिनट, ठीक है, तो एच एफ आपका बन गया एफ डैश अपॉन डब्लू पी बाई ए, एरिया यहाँ इन्होंने भेज दिया एल वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया आपका, क्योंकि हमने ये पढ़ा था P1 माइनस P2 जो था वो डब्लू एच एफ के बराबर होता है। तो एच एफ क्या होता है, फिर से बता देता हूँ, P1 माइनस P2 अपॉन डब्लू, तो हमने उसको यहाँ रखा, एरिया को डिवाइड में भेज दिया, तो ये बन गया। अब हम एक टर्म यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, मीन वेलोसिटी, दैट इज आर वी। तो वो जो ये वी था यहाँ पे, वो हो जाएगा अंडर रूट डब्लू अपॉन एफ डैश, एरिया को यहाँ भेज दिया, पी नीचे आ गया, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इनटू एच एफ बाई एल। तो ये जो हो गई मीन वेलोसिटी डिफाइन हो गई। और ये जो फैक्टर होता है ना डब्लू अपॉन एफ डैश, इसको हम बोलते हैं चेजीज कांस्टेंट सी। चेजीज कांस्टेंट सी ये क्या होता है, अंडर रूट डब्लू बाई एफ, वेयर योर डब्लू इज स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी एंड दिस एफ इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हम एफ डैश नहीं लिख रहे हैं ना, तो ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपका, ठीक है। तो चेजिस कांस्टेंट डिफाइन हो गया। ए बाई पी है जो कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, इसके बारे में आपको बता दिया, ये एम होता है, डिफाइन होता है। तो जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है ना मीन वेलोसिटी का, कभी कभी मीन वेलोसिटी पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होगा, यू विल गेट टू नो नोइंग दैट, कि आपको वहां पर एम की वैल्यू दे देंगे और आई की एक वैल्यू दे देंगे। अभी आई क्या है, एच एफ बाई एल है ना, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप एंड इट इज डिनोटेड बाय आई और एस, कभी कभी आई से कभी कभी एस से, जिसको स्लोप बोलते हैं हम, तो ये आई डिफाइन कर देते हैं एच एफ बाई एल। इसको स्लोप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप एक पाइप फ्लो मान लो, तो उसमें अगर हेड लॉस हो रहा था ना, तो स्ट्रेट लाइन हो रही होती है। अब ये स्ट्रेट लाइन हो रही, तो इतना तो हेड लॉस हुआ है एच एफ, और कितनी लेंथ के लिए हुआ है, इतनी लेंथ के लिए हुआ है। तो स्लोप क्या होती है, एम जो होता है हमारा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो बेसिकली स्लोप क्या हो जाएगी, एस और आई किसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट विल बिकम एच एफ बाई एल। इतना हेड लॉस हुआ, इतनी लेंथ के लिए हुआ एच एफ बाई एल, ठीक है, एच एफ बाई एल, लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ, याद रखना। तो यहाँ से हमने एच एफ बाई एल की जगह रख दिया आई, ए बाई पी की जगह क्या रख देंगे, एम, और पूरा टर्म अंडर रूट डब्ल्यू बाई एफ डैश जो है, जिसको हम बोल रहे हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बोलो इसको, क्योंकि एफ डैश लगा हुआ है। तो ये जो हम बोल रहे हैं, तो ये हमारा टर्म क्या बन जाएगा पूरा, एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूं सो दैट आपको बेटर आइडिया लग जाए। तो ये जो है आपका, ये पूरा टर्म, ये एम है, ठीक है, तो यहां तो रख देंगे एम, ये है आपका टर्म, सॉरी, ये जो आपका टर्म है ये एम है, ये आपका टर्म पूरा का पूरा सी है, और ये आपका आई है। तो फॉर्मूला आपका मीन वेलोसिटी का बन गया सी अंडर रूट, क्योंकि बाकी दोनों तो अंडर रूट में है ना, अंडर रूट एम आई। ये कहलाता है चेजीज फॉर्मूला। याद रखना इसके वेरिएबल्स क्या क्या है, फॉर्मूला रटा रहेगा, काम ईजी है, इस पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सी आपका है चेजीज कांस्टेंट, एम है आपका मीन हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या आप बोल दो हाइड्रोलिक रेडियस, आई आपका स्लोप, जिसको डिफाइन किया है एच एफ बाई एल से। कभी कभार ना दिया हो इस टर्म में आपको दे दें तो ही पता होना चाहिए, लिख देता हूँ मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस, एंड दिस इज योर चेजीज कांस्टेंट, ठीक है। ये कुछ बातें इन्होंने भी इंपॉर्टेंट बताई हैं कि भाई डार्सी विशबेक फॉर्मूला है वो फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए यूज होता है, ये मैंने क्यों बताया, सिविल में यूज होता है, मैकेनिकल वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि जो चेजीज फॉर्मूला यूज हो रहा होता है ना, इसको हम यूज करते हैं ओपन चैनल्स के लिए, तो याद रहेगा ये ओपन चैनल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ओपन चैनल्स के लिए। सिविल वाले तो इसको बिल्कुल ना भूलें, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग अपना ऑप्शन में ले रखा है और लेक्चर देख रहे हैं, तो ये हम करते हैं, या जिनको गेट भी देना है सिविल का, क्वेश्चंस पे बहुत आते हैं, ठीक है। और वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर सर्कुलर पाइप, ये इस पे तो कई बार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है कि D/4 बस टिक करना होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो इन सारी चीज़ों की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक पूरा नोट कर लो, ठीक है। अब आ गया लास्ट में, एक मिनट, बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आ गया फॉर्मूला चार्ट।
सबको अच्छा लगता है कि सारा कुछ जो पढ़ा है एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उसको कंक्लूड कर पाएँ और अपने आउटकम्स देख पाएँ कि भाई हमने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर तो हम बहुत प्यारा सा काम कर रहे थे कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो लास्ट में एंड में एनालिसिस कर लेते हैं, हमने क्या सीखा क्या पढ़ा उस पर बात कर लेते हैं। तो हमने बेसिक फॉर्मूला लाइन देखी कि HF इज इक्वल टू 4FL² बाई 2GD। यहाँ फोकस करना है HF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के। V स्क्वायर आपका फ्लो इंडेक्स होता है क्योंकि फ्लो को डिफाइन कर रहा है। ये एक्चुअल में V की पावर N भी होता है, बट हमारी स्टडी जहाँ तक कॉन्सेंट्रेटेड है आप हर जगह V स्क्वायर देखोगे। ये F यहाँ क्या है, स्मॉल f, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज योर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इफ क्वेश्चन में आपको दिया होगा फ्रिक्शन फैक्टर, सो आप 4F यूज नहीं करोगे, सिंपली F1 यूज करोगे, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा F1L V²/2GD। तो यहाँ मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, 4 कंसिडर नहीं करना है फ्रिक्शन फैक्टर में। साथ में आपके हिंदी में भी ऐसे नोट्स से लिखे हुए हैं ताकि एकदम से आप नोट जब रिवाइज करो तो नज़र पड़ जाए। तो ये मेरा तरीका है, आप भी रेफर कर सकते हो उस तरीके पे, ठीक है। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। देखो यहाँ लिखा भी है डायरेक्टली आस्क्ड, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या बोल सकते हैं हाइड्रोलिक रेडियस विच इज़ A/P। यहाँ P है वेटेड पैरामीटर एंड A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। वेटेड एरिया अभी हमने एक जगह यूज़ किया था, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज़ करना है। सो बेसिकली π/4 d² अपॉन πd, टर्म काटा d/4 आ गया, एंड दिस इज योर वैल्यू फॉर सर्कुलर पाइप। सो ये चीज़ें आज हमने पढ़ी, 3 मेजर फॉर्मूले थे, इनको अच्छे से नोट कर लेंगे और पूरा लेक्चर ढंग से रिवाइज कर लेंगे। दिस इज़ रिकॉर्डेड लेक्चर, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ के। सो ऐसे और लेक्चर्स देने के लिए लाइक ते सब्सक्राइब ते शेयर करें ते गीत MP3 नू, ये तो मजाक हो गया, ऐसा नहीं करना है तो अच्छे से सारा कुछ देखना है और ऐसे ही करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मज़ा आता रहेगा। तो चलो फिर करते हैं लेक्चर को बंद। थैंक यू।